दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने 69 सेट को डिस्कस कर लिया है। आज के सेट में हम लोग 70वें सेट को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है उसे देख लीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व को निम्नलिखित में से किसने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा और इन्हें धार्मिक उपदेश बताया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केसी वियर ने नीति निर्देशक तत्व को लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा और इसे धार्मिक उपदेश बताया। दोस्तों नीति निर्देशक तत्व की चर्चा हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक की गई है। दोस्तों नीति निर्देशक तत्व एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति करने की व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो दोस्तों भारत में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन। अब प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति आर्टिकल 95 के ए के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों प्रोटेम एक लैटिन भाषा से लिया गया है। और प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है। तो संसद के सबसे वरिष्ठ सदस्य जो होते हैं उसमें से चुने जाते हैं प्रोटेम स्पीकर। इनका कार्य होता है नए लोकसभा का गठन होने तक सदस्यों को शपथ दिलाना और नए स्पीकर की नियुक्ति करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में निम्न में से कौन शामिल हो सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, जिसमें जब महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाना होता है तो 1/4 भाग से जितने सदस्य हैं उसके 1/4 सदस्य के द्वारा हस्ताक्षर करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाता है। लेकिन फिर उसे 14 दिन के लिए नोटिस दी जाती है राष्ट्रपति को, ताकि वो अपने आप को सही प्रूफ कर सके। और फिर जब 2/3 सदस्य के हस्ताक्षर के साथ इसे पारित किया जाता है और फिर इसे अगले सदन में भेजा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य राष्ट्रपति पर महाभियोग में भाग लेते हैं। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा किस आर्टिकल में है। तो यह आर्टिकल नंबर 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे कितने दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 दिनों के भीतर उसे बताना होगा कि वह लोकसभा में अपना सदस्यता ग्रहण करेंगे या फिर राज्यसभा में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह वर्ष किस वर्ष में शुरू हुआ। तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 ईस्वी तक चला था और इसका लक्ष्य था देश के कृषि का विकास करना। दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों राष्ट्रपति किसी भी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 143 में वर्णित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेगा और उसे या तो मानेगा या फिर नहीं मानेगा, ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करेगा, यानी वो मानने के लिए उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो ये हमारे आर्टिकल 143 में था, 143 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 141 की। तो दोस्तों अनुच्छेद 141 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया कानून सभी न्यायालय को मानने के लिए बाध्य करता है। तो यह आर्टिकल 141 में है। अनुच्छेद 142 में क्या है। तो दोस्तों अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट की कुछ विशेषाधिकार के बारे में चर्चा किया गया है, जबकि अनुच्छेद 145 में न्यायालय से जुड़ी नियमों की जानकारी देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 154 में
कहा गया है कि राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ जो है वो राज्यपाल में निहित होगी। जबकि अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया है, तो दोस्तों अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 163 की बात करें तो अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। और अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल को बहुमत के अनुसार सीएम की नियुक्ति करने का अधिकार होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों जीएनपी में किसको किसको शामिल नहीं किया जाता है और किसको शामिल किया जाता है वो हम लोग देखते हैं। निजी प्रेषण को शामिल किया जाता है जीएनपी में। बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति, इसको भी शामिल किया जाता है। बाह्य अनुदान को भी शामिल किया जाता है। लेकिन विदेशी निवासियों की जो आय है उसको शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि जो भी विदेशी लोग भारत में कमाई कर रहे हैं उसको नहीं शामिल किया जाता है। जबकि इसके जगह पर विदेश में जो लोग रह रहे हैं, विदेश में जो भारतीय रह रहे हैं, उनके द्वारा कमाया गया आय को सकल राष्ट्रीय उत्पादन यानी कि जीएनपी में शामिल किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्ड की बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है, यानी खुली बाजार परिचालन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशन या केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों का खरीद बिक्री करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसमें क्या करता है, तो केंद्रीय बैंक जो है वो सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करता है। अगला प्रश्न है, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ती है। तो दोस्तों अगर किसी भी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद लेनी पड़ती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और यह अपना कार्य कब शुरू किया दोस्तों, तो इन्होंने 27 दिसंबर 1945 से आधिकारिक रूप से काम करना शुरू किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। यह विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है, जबकि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस ये सभी विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। जबकि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों यह रिपोर्ट लैंगिक समानता को मापने के लिए बनाई गई है। पहली बार ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को कब प्रकाशित किया गया था, तो दोस्तों पहली बार इसको 2006 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी तकनीक में परिवर्तन के कारण होती है। तो इसमें से कौन सी ऐसी बेरोजगारी है जो तकनीक में परिवर्तन होने की वजह से होती है, तो वो है संरचनात्मक बेरोजगारी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संरचनात्मक बेरोजगारी कैसी बेरोजगारी है, तो दोस्तों आप मान लीजिए कि जैसे पहले ऑफलाइन क्लासेस होती थी लेकिन अब ऑनलाइन क्लासेस होने लग गई, तो ये जो तकनीकी परिवर्तन आया, ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ जो परिवर्तन हुआ, तो इसमें जो जिसको ऑनलाइन पढ़ाना नहीं आता हो, जिसके पास कोई कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं हो कि वो ऑनलाइन क्लास करवा सके, तो वो लोग जो ऑफलाइन पढ़ाते थे वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो ऐसी ही बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। जबकि अदृश्य बेरोजगारी किसको कहते हैं, तो दोस्तों अदृश्य बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी होती है जिसमें एक मजदूर की ज़रूरत होती है लेकिन वहाँ पर एक से अधिक लोग कार्य करते हैं, तो ऐसे बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। ऐसा बेरोजगारी दोस्तों कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब बात करें घर्षण जनित बेरोजगारी, तो घर्षण जनित बेरोजगारी एक अल्पकालीन बेरोजगारी होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो बेरोजगार लोग होते हैं वो नए रोजगार की तलाश तक बेरोजगार रहते हैं। जब नई रोजगार मिल जाती है तो वो
बेरोजगारी खत्म हो जाती है, तो इसे कहते हैं घर्षण जनित बेरोजगारी। अब शिक्षित बेरोजगारी की बात करें तो दोस्तों शिक्षित बेरोजगारी क्या होता है, तो इसमें होता है कि जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग होते हैं, जिस हिसाब से उनके पास डिग्री होती है, नॉलेज होता है, उस हिसाब से अगर उनको काम नहीं मिलता, मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप दरोगा लेवल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप दरोगा ना बनकर एक सिपाही लेवल का जॉब आपको मिलता है, यानी 12th लेवल का जॉब मिलता है, तो ये जो एक तरह का बेरोजगारी है, ये हुआ शिक्षित बेरोजगारी, यानी कि सही तरीके का काम नहीं मिलना, तो ये शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को शक्रादित्य कहा जाता है? तो दोस्तों शक्रादित्य यह स्कंदगुप्त को कहा जाता है। किसको? स्कंदगुप्त को। गुप्त वंश के शासक थे स्कंदगुप्त, इनको शक्रादित्य कहा जाता है। दोस्तों स्कंदगुप्त को महान संक्रांति का युग भी माना जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय रचना का सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया था? तो दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम का पहला बार जो है पहली भारतीय रचना थी अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी पुस्तक है, किसकी रचना है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके हमको बताइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट अशोक के धम्म का भाग नहीं था? इसमें से कौन सम्राट अशोक के धम्म का भाग नहीं है? तो वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजा का सम्मान करना। दोस्तों ये सम्राट अशोक के धम्म का भाग क्यों नहीं है? तो सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि वो खुद लोगों के पिता के तुल्य है, यानी कि राजा जो है वो पिता के तुल्य होता है, ना कि एक प्रकार का राजा। तो इसीलिए उन्होंने राजा के सम्मान करना यह धम्म में वर्णित नहीं किया है, यानी कि धम्म का भाग नहीं है राजा का सम्मान करना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में कुबर वाले सांड की आकृति वाले मुहर की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता में कुबर वाले सांड की आकृति का मुहर यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो लोथल से गोदीबारा प्राप्त हुआ है, यानी कि बंदरगाह। धान का जो था वो थोड़ा बहुत धान का प्राप्त हुआ है, जबकि धान की भूसी कहाँ से मिली है? तो धान की भूसी रंगपुर से मिली है। हड़प्पा से क्या मिला है? तो दोस्तों यहाँ से बृहत अन्नागार मिला है। रोपर से मन के साथ सजावट की सामग्री वगैरह प्राप्त हुई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों स्टार्च को माल्टोज में कौन परिवर्तित करता है? तो यह है डाइस्टेज। कौन सा है? डाइस्टेज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डाइस्टेज। यह एक जटिल स्टार्च जो कि एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है उसको तोड़कर एक शर्करा के रूप में तोड़ता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। जबकि हमारे लार में एमाइलेज भी उपस्थित होता है और इसकी मदद से भी स्टार्च को तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी है, डाइस्टेज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह क्रमशः ए और बी रक्त समूह वाले दंपत्ति के बच्चों में मौजूद हो सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी और ओ। ये सभी रक्त समूह बच्चों में मौजूद हो सकता है जिसके माता या फिर पिता की जो ब्लड ग्रुप है ए और बी रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे प्रबल कृत्रिम मधुरक या फिर शर्करा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एलिटेम। एलिटेम जो है दोस्तों यह सबसे प्रबल कृत्रिम मधुरक या फिर शर्करा है। एलिटेम जो है दोस्तों यह सुक्रोज से करीब 2000 गुना ज़्यादा मीठा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है? तो दोस्तों ब्रह्मांड में दो निकाय के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। यह किस पर निर्भर नहीं करता है? तो दोस्तों यह द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है, जबकि द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों उन दोनों के बीच की दूरी, उनके द्रव्यमान के गुणनफल, गुरुत्वीय स्थिरांक और गुरुत्वाकर्षण की दृढ़ता, दूरी, ये सब पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता? वो करता है उसके द्रव्यमान के योग पर जो है वो निर्भर नहीं करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव्य और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो दोस्तों ठोस, द्रव्य और गैस तीनों रूपों में अधातु पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधातु। पानी जो है दोस्तों आप उसको ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्था में देखे ही होंगे। बर्फ ठोस अवस्था में रहता है, पानी द्रव्य अवस्था में, और जब आप उसको उबालिएगा तो वो लिक्विड जो है वो भाप बनकर उड़ जाएगा और वो गैस की अवस्था में
पहुंच जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक अधातु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? इसमें से कौन ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो वो हो जाएगा ट्राइटियम। ट्राइटियम जो है दोस्तों, यह हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है जिसके नाभिक में एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन जो है वो मौजूद होता है। दोस्तों इसको हम कैसे इंगित करते हैं? तो इसको H13 करके ऐसे इसको डिनोट करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों रेडियो एक्टिव तत्व इसमें से जो है वो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी टाइटेनियम। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली पर स्थित F1 कण या प्रारंभिक कण पर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंतरिक झिल्ली पर। दोस्तों एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीपी होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और इसका निर्माण इलेक्ट्रो परिवहन तंत्र के द्वारा होता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, विभ्राज्योतिकी कोशिका का विशिष्ट अस्थायी ऊतकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका विभेदन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? तो इसमें से कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है दोस्तों? तो रक्त, अस्थि और उपास्थि, ये तीनों संयोजी ऊतक का उदाहरण है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। संयोजी ऊतक क्या होता है? तो दोस्तों शरीर में उपस्थित एक ऊतक जो कि कई कार्य करते हैं, तो उसे संयोजी ऊतक कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो दोस्तों पित्ताशय में उपस्थित पथरी वसा के पाचन को प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वसा का। दोस्तों पित्ताशय में जो पथरी होती है उसको कोलोलिथेसिस कहते हैं। यह कैल्शियम ऑक्जिलेट से बनता है। यह पथरी किससे बना होता है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट से बना होता है। अगला प्रश्न है, एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है? दोस्तों एक डायोप्टर प्रति 1 मीटर के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और न्यूनतम देखने की जो दूरी होती है हमारे आंखों की, वो कितनी होती है? तो वो होती है 25 सेंटीमीटर, जबकि अधिकतम हम अनंत दूरी तक देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें जंतुओं के वर्ग नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, निमेटोडा और जिम्नोस्पर्म। यह जंतुओं के वर्ग में नहीं आता है, इसमें जंतुओं के वर्ग नहीं आते। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान निम्न में से किसका माप है? तो दोस्तों किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जड़त्व का माप होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जड़त्व। दोस्तों किसी वस्तु का द्रव्यमान मौजूद पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी उतना अधिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है? तो किसमें जस्ता नहीं पाया जाता है दोस्तों? चलिए देखते हैं। पीतल जो है, पीतल किसका मिश्रण है? तो यह तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है पीतल। कांसा किसका मिश्रण है? दोस्तों कांसा तांबा और टीन से बना होता है, तो इसमें जस्ता नहीं पाया जाता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रॉन्ज यानी कांसा तांबा और टीन से बना होता है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तो दोस्तों जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकेल से बना हुआ है। गन मेटल, दोस्तों गन मेटल यह तांबा, टीन और जस्ता से मिलकर बना हुआ है। तो गन मेटल तांबा, टीन और जस्ता का मिश्रण है। किसमें जस्ता नहीं है? तो वो है कांसा। कांसा में जस्ता नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों को अवरोही क्रम में सजाएं। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो है राजस्थान। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि अगर जनसंख्या की बात करें तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है और फिर बिहार में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र किस राज्य में है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा का जो क्षेत्र है वो गुजरात है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात। दोस्तों लवणीय मृदा क्या होती है? तो ऐसी मिट्टी जिसमें लवण की मात्रा उच्च होती है, यानी नमक उसमें होता है।
तो ये समुद्री तट वाला क्षेत्र ही होगा, और यह गुजरात सबसे जो है वो लवणीय मृदा का क्षेत्र है, सर्वाधिक लवणीय मृदा का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम वेधशाला एवं संस्था कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों भारतीय मौसम वेधशाला और संस्था यह पुणे में स्थित है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत लोग नई दिल्ली और पुणे में कंफ्यूज होता है। तो ये भारतीय मौसम वेधशाला संस्था पुणे में स्थित है और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुणे। दोस्तों पुणे में इसकी स्थापना हुई कब थी? तो 1884 ईस्वी में भारतीय मौसम वेधशाला की स्थापना पुणे में हुई थी। अगला प्रश्न है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी निम्न में से किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी यह ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, और इसमें कैलाश श्रेणी जो है वो भी ट्रांस हिमालय में ही आता है। यानी कि जो हमारा अभी हिमालय है उससे पहले निर्मित हुआ था ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांस हिमालय। अगला प्रश्न है, भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की ज्वालामुखी है? तो दोस्तों नारकोंडम ज्वालामुखी एक प्रसुप्त यानी कि सुसुप्त ज्वालामुखी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि दोस्तों भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वो भी अंडमान सागर में स्थित है। वो कौन सा ज्वालामुखी है? तो वो है बैरन द्वीप। ठीक है, सक्रिय एकमात्र है बैरन द्वीप और सुसुप्त नारकोंडम ज्वालामुखी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, समुद्री व्यापार हेतु कार्टेज पद्धति लागू की थी। तो दोस्तों समुद्री व्यापार हेतु कार्टेज पद्धति या पुर्तगालियों के द्वारा लागू किया गया था। किसने लागू किया था? तो पुर्तगाली के प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मोडा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत कार्टेज पद्धति को 1505 ईस्वी में लागू किया गया था। दोस्तों अब ये कार्टेज पद्धति होता क्या है? तो कार्टेज पद्धति एक प्रकार का लाइसेंस है जिसमें समुद्री व्यापार करने के लिए किसी को भी पुर्तगाली से उस लाइसेंस को प्राप्त करना होता था। यहाँ तक कि राजा अकबर को भी कार्टेज पद्धति समुद्र में व्यापार करने के लिए इस पद्धति को लेना पड़ा था, यानी लाइसेंस को लेना पड़ा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पेशवा ने अंग्रेजों से बसीन की संधि की थी? तो दोस्तों बसीन की संधि अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय। दोस्तों यह मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। दोस्तों जब इन्होंने बसीन की संधि की थी, कब की थी? तो यह 1802 ईस्वी में बसीन की संधि किए थे, और जब ये बसीन की संधि की तभी से मराठा साम्राज्य के पतन का यह कारण बन गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बम्बई में रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो दोस्तों बम्बई में रैयतवाड़ी व्यवस्था को थॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। कहाँ कहाँ पे? बम्बई और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो के द्वारा लगाया गया था। जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था लेकर कौन आया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। कब? तो 1793 ईस्वी में। दोस्तों इसकी शुरुआत 1793 ईस्वी में किया गया, और सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? तो इसे बंगाल के क्षेत्र में लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था? तो जमीन का मालिक जो है वो जमींदारों को बना दिया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह राष्ट्रीय विद्रोह था ना कि सिपाही विद्रोह। 1857 की क्रांति के बारे में उपयुक्त मत किसका है? तो दोस्तों यह बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा कहा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों वी.डी. सावरकर ने क्या कहा था 1857 की क्रांति को? तो इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम कहा था, जबकि जॉन लॉरेंस ने इसे सिपाही विद्रोह कहा, और आर.सी. मजूमदार ने कहा ना तो ये प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, ये आर.सी. मजूमदार ने कहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बाद कहाँ आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था? तो दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद इलाहाबाद में आयोजित जो दरबार था, जो कि कब आयोजित हुआ था? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। कब? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा पत्र को पढ़ा गया, और इसमें
सारा शासन प्रशासन जो है वो कंपनी के हाथों से छीन कर अपने हाथों में ले ली थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किसने किया था? दोस्तों, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन केशव चंद्र सेन के द्वारा 29 अक्टूबर 1870 ईस्वी को गठित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो है यह ब्रह्म समाज के धर्मनिरपेक्ष पक्ष का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा हार्टोग समिति कब गठित किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1929 ईस्वी में शिक्षा में सुधार के लिए हार्टोग समिति का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सर फिलिप जोसेफ हार्टोग के द्वारा किया गया था। दोस्तों, इसका गठन किया किसने था? तो इसका गठन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। और दोस्तों, हार्टोग समिति ने अपनी रिपोर्ट 1929 ईस्वी यानी उसी साल में पेश कर दी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, नमक कानून के विरोध में कालीकट से पय्यानूर तक की यात्रा की। तो दोस्तों, कालीकट से पय्यानूर तक की यात्रा के कल्पन के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। कब हुआ था? तो यह 1936 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, जिसकी स्थापना इन्होंने 11 अप्रैल 1936 को किया था। और इनका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ किसान और खेतिहार मजदूर को एकजुट करना। क्या था इनका उद्देश्य? तो इनका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ किसान और खेतिहारी मजदूरों को एकजुट करना। अगला प्रश्न है, 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार किया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवाब मीर कासिम के द्वारा पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया गया था, जिसे पटना नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें टोटल 45 कर्मचारी थे। कितने? 45 कर्मचारी थे उस फैक्ट्री में, और इन 45 अंग्रेज कर्मचारी को नवाब मीर कासिम के द्वारा मार दिया गया था, इसीलिए इसका नाम पटना नरसंहार रखा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस चोल शासकों ने गंगा घाटी का अभियान कर पाल शासकों को पराजित किया था? तो दोस्तों, गंगा घाटी का अभियान कर पाल शासकों को पराजित करने वाले थे चोल शासक राजेंद्र प्रथम, जिसे कि गंगा पर विजय के लिए जाना जाता है, और इन्होंने गंगई कोंड की उपाधि भी धारण की थी। दोस्तों, राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोलपुरम नामक नगर की भी स्थापना किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, फतुहाते फिरोज शाही पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो दोस्तों, फतुहाते फिरोज शाही नामक पुस्तक के लेखक फिरोज शाह तुगलक हैं। यानी फिरोज शाह तुगलक ने अपनी जीवनी यानी अपनी आत्मकथा को खुद से लिखे थे, और उनका नाम फतुहाए फिरोज शाही रखे थे। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। इस अधिवेशन को बुलाया किसने था? तो दोस्तों, इस अधिवेशन को जेपी नारायण के द्वारा बुलाया गया था, लेकिन इसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा कब हुआ था। तो यह 17 मई 1934 ईस्वी को यह अधिवेशन हुआ था पटना में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूमिदान का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? दोस्तों, भूमिदान का प्रथम साक्ष्य सातवाहन के नानाघाट अभिलेख से मिलता है। किससे? सातवाहन के नानाघाट अभिलेख से मिलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, इस अभिलेख में बताया गया है कि सातवाहन राजाओं ने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा शुरू की थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था? तो दोस्तों, विजयनगर में जो मुद्रा चलाई जाती थी उसको पगोडा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पगोडा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों,
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था और इसकी राजधानी हम्पी को बनाया गया था। विजयनगर की राजधानी क्या थी? तो हम्पी थी और इसके प्रथम शासक हरिहर प्रथम थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।